नमस्कार। आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस में हम आधुनिक इतिहास के एक बेहद दर्दनाक पन्ने को पलटने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 1994 के रुवांडा नरसंहार की। इस एनालिसिस में हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से इसके कारण, इसके एग्जीक्यूशन और इस ट्रेजेडी के भयानक अंजाम को समझेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे ताकि इस कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव टॉपिक को आसानी से समझा जा सके। तो चलिए सीधे इस आंकड़े पर आते हैं। 8 लाख। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन टूत्सीज और मॉडरेट हुतूस की संख्या है जिन्हें हुतू एक्सट्रीमिस्ट ने बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। ये फिगर अपने आप में दिमाग को सुन कर देने वाला है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये सब कुछ बेहद कम समय में हुआ। सिर्फ 100 दिन। जी हाँ, इन 100 दिनों के छोटे से वक्त ने इंसानियत की सामूहिक मेमोरी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसी भयानक घटना क्यों और कैसे हो गई। भाग 1। आखिर ये सब क्यों हुआ, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या था? इस हिंसा को भड़काने वाली आग को समझने के लिए हमें रुवांडा की डेमोग्राफिक्स देखनी होगी। वहां 85% हुतू मेजॉरिटी थी, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर पावर हमेशा टुत्सी मोनार्की के पास थी। ये असंतुलन 1959 तक चलता रहा, जब हुतूस ने बगावत कर दी और टुत्सी राजशाही को उखाड़ फेंका। नतीजा ये हुआ कि हजारों टुत्सीस को अपनी जान बचाकर पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पड़ोसी देशों में गए उन्हीं टुत्सी एग्जाइल्स ने रुवांडन पेट्रियोटिक फ्रंट यानी आरपीएफ नाम का एक रेबल ग्रुप बनाया और 1990 में रुवांडा पर हमला कर दिया। इसके बाद एक लंबा संघर्ष चला। 1993 में एक शांति समझौता भी हुआ, पर वो बेहद कमजोर था और आखिरकार 6 अप्रैल 1994 को यह समझौता पूरी तरह टूट गया, जब रुवांडा के हुतू राष्ट्रपति के विमान को मार गिराया गया। भाग 2। कत्लेआम की शुरुआत और इसकी सुनियोजित साजिश। राष्ट्रपति के विमान हादसे के तुरंत बाद हुटू एक्सट्रीमिस्ट्स ने इसका इल्जाम आरपीएफ पर लगाया। वहीं आरपीएफ का कहना था कि हुटूज ने खुद इसको अंजाम दिया है ताकि उन्हें नरसंहार का बहाना मिल सके। सच चाहे जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि एक बेहद वेल ऑर्गेनाइज्ड कत्लेआम तुरंत शुरू हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई रैंडम हिंसा नहीं थी। इसे बिल्कुल टॉप से बॉटम तक बारीकी से प्लान किया गया था। सरकारी पार्टी के यूथ विंग को मिलिशिया बना दिया गया। उन्हें हिट लिस्ट्स दी गईं। रास्तों पर रोड ब्लॉक्स बनाकर आईडी कार्ड्स चेक किए गए, क्योंकि उस वक्त रवांडा के आईडी कार्ड्स पर लोगों की एथनिसिटी लिखी होती थी। हालात इतने खराब थे कि लोगों को मजबूर किया गया कि वो अपने ही टूटसी पड़ोसियों को मार डालें। और इस सब में मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया। एक्सट्रीमिस्ट रेडियो स्टेशन, आरटीएलएम और लोकल न्यूज़पेपर्स ने हिट प्रोपेगेंडा की बाढ़ ला दी। उन्होंने खुलेआम हिट लिस्ट ब्रॉडकास्ट की और आम नागरिकों को उकसाया। उन्होंने तुत्सीज के लिए कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ताकि मारने वालों के अंदर बची कुची सहानुभूति भी पूरी तरह खत्म हो जाए। अब हमें सोचना चाहिए कि जब ये सब चल रहा था, तब पूरी दुनिया क्या कर रही थी। सच यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी तरह विफल रहा। यूएन और बेल्जियम के पास रोकथाम का कोई मैंडेट नहीं था और अपने सैनिकों की मौत के बाद वो पीछे हट गए। यूएस ने सोमालिया की घटना से सबक लेते हुए इसमें पढ़ने से इनकार कर दिया। फ्रांस ने एक सेफ जोन जरूर बनाया, पर उन पर आरोप लगे कि उन्होंने मैसेकर करने वालों की ही मदद की। हालांकि फ्रांस इन आरोपों को हमेशा से सख्ती से नकारता आया है। भाग 3। त्रासदी का पैमाना और कॉन्गो पर इसका असर। ये हिंसा सिर्फ रुवांडा के बॉर्डर्स तक रुकने वाली नहीं थी। इसने एक ऐसी चिंगारी लगाई जिसने पूरे क्षेत्र को आग में झोंक दिया। 4 जुलाई 1994 को वेल ऑर्गेनाइज्ड आरपीएफ ने राजधानी किगाली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बदले के डर से करीब 20 लाख हुटूज पड़ोसी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भाग गए। इस पलायन ने पूरे क्षेत्र को पूरी तरह अस्थिर कर दिया। मौत का ये स्केल देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रुवांडा में शुरुआत में जो 8 लाख जानें गई थी, उसने एक चेन रिएक्शन शुरू किया, जिसके नतीजे में कॉन्गो में जो युद्ध हुए, जो 2003 तक चले, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में अनुमानित 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों की जान चली गई। और मौत का सिलसिला यही नहीं रुका। कॉन्गो के रेफ्यूजी कैंप्स में हैजा यानी कोलोरा से हजारों लोग तड़प तड़प कर मारे गए। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ये भी आरोप लगाते हैं कि आरपीएफ ने सत्ता में आने के बाद बदले की आग में हजारों हुटू सिविलियंस को मारा।
हालांकि आरपीएफ ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। भाग 4, इंसाफ की मांग, नरसंहार के बाद का असर और आज का रवांडा। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद इंसाफ आखिर कैसे मिलता? इसके लिए 2 रास्ते चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन ने एक ट्राइब्यूनल बनाया जिसने 93 बड़े रिंग लीडर्स पर मुकदमा चलाया। वहीं रुवांडा के अंदर करीब 12 लाख यानी 1.2 मिलियन लोकल केसेस थे। इनको हैंडल करने के लिए रुवांडा ने 12,000 लोकल कम्युनिटी कोर्ट्स बनाए, जिन्हें गकाका कहा गया। लेकिन आरोपियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि जेलें पूरी तरह ओवरक्राउडेड हो गईं। और इसका सबसे दुखदाई नतीजा ये निकला कि लगभग 10,000 लोग अपना ट्रायल देखने से पहले ही जेल की खराब स्थितियों के कारण मारे गए। यहाँ इन गैचा कोर्ट्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। गैचा का सीधा सा मतलब होता है बैठकर किसी मसले पर चर्चा करना। ये सिर्फ सजा देने के लिए नहीं थे, बल्कि इनका मकसद सच्चाई सामने लाना और कम्युनिटी के बीच फिर से सुलह या रिकंसिलिएशन करवाना था। ये प्रोसेस सालों तक चली। अगर हम आज के रुवांडा की बात करें तो ये देश प्रेसिडेंट पॉल कगामे के नेतृत्व में पूरी तरह बदल चुका है। उन्हें देश की तेजी से होती आर्थिक विकास और इसे एक टेक हब बनाने के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, जहां आलोचक उन पर विरोधी आवाज़ों को दबाने और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के आरोप भी लगाते हैं। मॉडर्न रवांडा के बारे में एक और अहम बात जानना जरूरी है। वहाँ एथनिसिटी यानी जाति के बारे में चर्चा करना अब गैर कानूनी है। सरकार इस कानून पर जोर देती है क्योंकि उनका मानना है कि भविष्य में किसी भी तरह की हेट स्पीच और हिंसा को रोकने के लिए इन लेबल्स को मिटा देना बेहद जरूरी है। और यही चीज हमें आज के सबसे बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या एथनिसिटी और जातीयता की चर्चा पर पूरी तरह बैन लगा देने से एक देश हेट स्पीच और हिंसा से सुरक्षित हो जाता है, या फिर बिना इन मुद्दों पर खुलकर बात किए समाज के घाव सच में कभी नहीं भरते? एक बार जरूर सोचिए। इस एनालिसिस में बस इतना ही। हमारे साथ इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए शुक्रिया।